हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9th का फर्स्ट टर्म का सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं कि क्लास 9th में क्या क्या आ रहा है। तो क्लास 9th में फर्स्ट टर्म में चैप्टर 2 आ रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हम बात करेंगे कि मैटर जो हमारे आसपास है वो प्योर है या नहीं है, अगर इम्प्योर है तो क्या है, तो वो सारी बातें करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो एलिमेंट्स आ रहा है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद आ रहा है कंपाउंड्स आ रहा है, फिर उसके बाद मिक्सर आ रहा है, फिर हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सर, फिर कोलॉइडल्स एंड सस्पेंशंस, ये सब आ रहा है। केमिस्ट्री में आपका एक ही चैप्टर आ रहा है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक लौता चैप्टर आपकी केमिस्ट्री में पूरे 9 मार्क्स का आ रहा है। मतलब अगर आप इस चैप्टर को आप कर लोगे तो आप 9 मार्क्स तक ला सकते हो पूरे, और बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, बहुत ही आसानी से मार्क्स ला सकते हो। तो मैं अब नोट्स बनवाता जाऊंगा, नोट्स साथ साथ बनाते जाइएगा और स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं एलिमेंट्स, मिक्सर और कंपाउंड्स के बारे में। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, जिनको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी केमिकल मेथड से, केमिकल मेथड्स क्या हो गया, या तो आप हीट दे रहे हो, लाइट एनर्जी दे रहे हो, या किसी भी तरीके की आप एनर्जी दे रहे हो तो वो केमिकल मेथड में आ जाता है, ठीक है। तो आप उनको अलग नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा हाइड्रोजन H, कार्बन C, ऑक्सीजन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें ना, जितने भी ये चीजें आपको एक एक सिंगल फॉर्म में दिख रहे हैं, ये अलग नहीं होंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स। तो इसका क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि एलिमेंट्स के एग्जांपल क्या होते हैं, ठीक है, आप एग्जांपल बता दोगे, या फिर 4 ऑप्शन दे देंगे और इनमें से पूछ लेंगे ये एलिमेंट है या नहीं। जैसे आपको दे दिया कि H2O दे दिया, एक CO2 दे दिया, और एक HNO3 दे दिया, और एक Na दे दिया। तो इनमें से पूछ लिया कि कौन सा एलिमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए जो सोडियम है Na वो एलिमेंट है, क्योंकि वो अकेला है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कंपाउंड की। तो वो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है। पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कंपाउंड क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस है जो कि बना है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलके। किससे? 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलके, और इन अ डेफिनेट रेशियो, इन अ डेफिनेट रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंपाउंड क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है जो कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है, और इन अ डेफिनेट रेशियो। जैसे कि आपने देखा है, कंपाउंड का एग्जांपल देख लेते हैं, H2O। तो इधर H कितने, H हमारा कितने हैं? 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है, ठीक है। तो इस ये बता रहा है कि हमारे हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 होंगे, और ऑक्सीजन कितना होगा? 1। आपने कभी ऐसा देखा है क्या? H3O नहीं, तो ये कोई कंपाउंड नहीं है। तो कंपाउंड क्या है? जब भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिले एक डेफिनेट रेशियो में, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? कंपाउंड कहलाएंगे। तो ये क्लियर हो गया कंपाउंड। इसको आप ना साथ साथ नोट करते जाइए, ठीक है। और भी एग्जांपल होते हैं कंपाउंड के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज आपने सुना होगा, C6H12O6। तो ये भी एक कंपाउंड है, क्योंकि एक डेफिनेट रेशियो में फिक्स है। डेफिनेट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड के लिए, ठीक है। मिक्सर आते हैं। मिक्सर है ना, बहुत इजी है समझने के लिए। मिक्सर क्या है? एक सब्सटेंस है। मिक्सर क्या है? एक ऐसा एक सब्सटेंस है जो कि कंसिस्ट करता है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। अभी तक तो कंपाउंड जैसे ही सुना साउंड हो रहा है, पर इसमें ना केमिकल कंबाइन होता है ना, केमिकल कंबाइन नहीं होता इसमें। कहने का मतलब है केमिकल कंबाइन नहीं होता। मतलब जैसे कि आपने क्या करा, सॉइल को वाटर के साथ मिला दिया, ठीक है। आप अलग कर सकते हो, आसानी से अलग कर सकते हो बाय यूज ऑफ फिल्टर पेपर, छन्नी वगैरह यूज करके आप अलग कर सकते हो, ठीक है। एक एयर है ना, एयर भी एग्जांपल है बहुत अच्छा मिक्सर का। एयर है ना, बहुत सारे कंपाउंड से मिलके बनी। आपने देखा होगा कि उसमें है ना कई सारी गैसेस होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो डिफरेंट गैसेस से मिलकर एयर बनी हुई, पर वो केमिकल कंबाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सर। तो इनका है ना क्वेश्चंस भी साथ साथ क्लियर होते जा रहे हैं आपको। इसको नोट कर लीजिए, इससे एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये सारी चीजों को नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मिक्सर और कंपाउंड्स के डिफरेंस के बारे में। तो मिक्सर को आप है ना, इसका डिफरेंस समझाने से पहले आप एक चीज समझिए। जो मिक्सर है वो क्या था? सॉइल और वाटर को मिला दिया। तो सारे एग्जांपल इसके सॉइल और वाटर से समझेंगे, और इसके सारे पॉइंट्स हम समझेंगे। एक H2O, जैसे हमने ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया, एक वाटर फॉर्म हो गया, वो हमारा कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो पहला पॉइंट लिखा है सेपरेटेड इनटू इट्स
इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस, मतलब इसके जो पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं हम फिजिकल प्रोसेस से। तो फिजिकल प्रोसेस क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं आपने ना सॉइल और वाटर लिया, सॉइल और वाटर को आपने फिल्टर पेपर लगाया या फिर आप बोल सकते हो जो छन्नी होती है वो लगाया और हमने डाल दिया उसमें, तो जितना भी पानी होगा वो नीचे आ जाएगा, सॉइल ऊपर रह जाएगी, अलग अलग हो गया ना। पर वाटर के केस में हम उनको अलग नहीं कर सकते, तो कंपाउंड हमारा वाटर हो गया, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, करके देखते हैं। पानी को अगर हमने छन्नी में डाला तो पानी सारा नीचे आ जाएगा, हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पाए। तो पहला पॉइंट बड़े अच्छे से समझते हैं कि मिक्सर को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से, पर जो कंपाउंड्स होते हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो मिक्सर्स आंसर हो जाएगा, या किसको नहीं कर सकते। इनके एग्जांपल भी आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, वी कैन सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो आपका एग्जांपल दे देंगे सॉइल एंड वाटर, H2O, CO2 एंड HNO3, तो आप सॉइल एंड वाटर टिक कर देना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सोर्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ नहीं है, वो पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा है। तो आपने देखा जब भी सॉइल और वाटर अगर मिलेंगे तो सॉइल नीचे नीचे आ जाएगी, वाटर ऊपर ऊपर आ जाएगा। आपको लेयर दिखेगा ना कि सॉइल भी दिख रही है, वाटर भी दिख रहा है। पर अब बात करते हैं वाटर के केस में, कंपाउंड के केस में। कंपाउंड डज नॉट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब कंपाउंड अपने पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। देखिए क्या होता है, जब हमने वाटर मिलाया तो किससे मिलाया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब मिलाया तो ये क्या बना, हमारा एक लिक्विड बना। ठीक है, और जब हम इसको लिक्विड को देखेंगे तो हमें ना ऑक्सीजन दिख रहा है उसमें, ना एक हाइड्रोजन दिख रहा है उसमें, हमें क्या दिख रहा है, H2O दिख रहा है, वो एक फिक्स्ड कंपोजिशन में है। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट और समझा अच्छे से कि ये हर पार्टिकल को दिखा रहा है पर इसमें एक पार्टिकल नहीं दिख रहा, पूरा होमोजीनियस हो जा रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। एनर्जी इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट और नॉर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मिक्सर। जब हम मिक्सर को बनाते हैं तो ना ही हमें एनर्जी मिलती है ना ही हमें देनी पड़ती है। जैसे हमने क्या करा, सॉइल लिया, वाटर लिया और मिला दिया, क्या मैंने कोई एनर्जी दी? एनर्जी का मतलब ये हो गया क्या मैंने हीट एनर्जी दी, लाइट एनर्जी दी, या फिर किसी भी तरीके की कोई एनर्जी प्रोवाइड करी? नहीं करी, डायरेक्ट मैंने उठाया और मिला दिया। पर अब मैं वाटर के केस में करता हूं, कंपाउंड देखते हैं, कंपाउंड के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ती है, या तो वो एब्जॉर्ब करेगा या हमें एनर्जी मिलेगी। जैसे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को अगर मैं ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में बर्न करता हूं तो उसके पार्टिकल्स हमें क्या लिक्विड बना लेते हैं, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ी ना, उसमें बर्न करना पड़ा। तो कंपाउंड्स में हमें एनर्जी देनी पड़ती है इसकी प्रिपरेशन के लिए, पर मिक्सर में हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मिक्सर के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी प्रोपोर्शन में। कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ही पॉइंट डिफाइन करता है मिक्सर और कंपाउंड के डिफरेंस को बहुत अच्छे से। देखिए क्या होता है, अगर आप सॉइल और वाटर मिलाओ, सॉइल और वाटर मिलाओ तो कितना भी मिला लो ना, आपने 1 लीटर में सॉइल में आपने 1 लीटर वाटर में आपने 50 ग्राम सॉइल मिला लिया या फिर 100 ग्राम सॉइल मिला लो, कोई बात नहीं। ठीक है, पर अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जैसे आपने देखा कि H हमारा क्या होगा, 2 होगा, ऑक्सीजन हमारा, जैसे आपने देखा होगा ये H2O, तो इधर हमारा H कितने 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है। CO2, तो इधर कार्बन कितना 1 है और ऑक्सीजन कितना है 2 है, तभी ये कंपाउंड फॉर्म कर पा रहा है। क्लियर हो गया? तो इधर फिक्स्ड प्रोपोर्शन चाहिए, इधर एनी प्रोपोर्शन बाय मास चाहिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका एमसीक्यू बनने का चांसेस आ सकते हैं। मिक्सर का मेल्टिंग पॉइंट MP इज मेल्टिंग पॉइंट और BP इज बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सर का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता। इसका रीजन ये होता है कि हमें ना कभी कभी हमने सॉइल ज्यादा मिला दिया, कभी कभी सॉइल कम मिला दिया। ठीक है, पर जो कंपाउंड्स का होता है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहता है। देखो आपने वाटर का आपको मेल्टिंग पॉइंट पता होगा और बॉइलिंग पॉइंट पता होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये फिक्स है, ये कहीं पे भी आप चले जाओ तो ये आपका फिक्स रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये मिक्सर और कंपाउंड का डिफरेंस था। तो इसमें ये चारों 5 पॉइंट से, ये 5 पॉइंट से, 5 पॉइंट से आपके है ना एमसीक्यू बनने के बहुत चांसेस होंगे। इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करिए। और यहाँ पे थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, ये सेपरेटेड लिखा है। ठीक है, और नोट कर लीजिए और फिर यही पढ़ के जाना, मार्क्स आने के चांसेस है। इससे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं मिक्सर्स के टाइप की। तो मिक्सर्स के कितने 2 टाइप होते हैं, एक हेट्रोजीनियस और दूसरा होमोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस क्या होता है और होमोजीनियस क्या होता है, उससे पहले समझने के लिए इनके
टर्म्स के मतलब समझते हैं। जैसे होमोजीनियस, तो इसका वर्ड तोड़िए, होमो, होमो मतलब होता है सेम, अगर कहीं पे भी लिखा आ जाए ना होमो तो इसका मतलब हो गया सेम, और इसको तोड़िए हेट्रो, हेट्रो लिखा जाए तो डिफरेंट, ठीक है। तो होमोजीनियस क्या होता है, सेम से कुछ रिलेटेड करेगा, हाँ सेम से, मतलब आप समझिए दो या दो से ज्यादा चीज को मिलाने के बाद मुझे एक जैसा दिखे, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन मुझे एक जैसा दिखे और मालूम नहीं पड़े इसमें कि इसमें क्या मिला हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, अ मिक्सर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कैसा यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, अ मिक्सर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब पूरे में, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर एक जैसा नीचे नहीं, पूरे में एक जैसा हो, वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सर कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने चीनी को पानी मिलाया, शुगर इन वाटर, आपने चीनी को मिलाया और मिला दिया, वो घुल जाएगी तो एक जैसा दिखेगा। सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को वाटर में मिलाया तो एक जैसा दिखेगा, मतलब कि एक भी पार्टिकल नहीं दिखेंगे आपको मिलाने के बाद, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर की। तो हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो ऐसा मिक्सर जो डिफरेंट दिखे, मतलब दोनों के पार्टिकल्स आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं। अ मिक्सर विच कंटेन्स फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स हो और मतलब अलग अलग हो, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, एंड हैज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कंपोजिशन भी सेम नहीं हो, मतलब एक जैसा भी ना दिखे आपका, वो क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सर कहलाता है। समझ में आ गया, चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सॉल्ट एंड आयरन, देखो आपने क्या करा, आयरन के आपके पास पीस है और नमक है, आपने डाल दिया तो आयरन ब्लैक ब्लैक दिख रहा है और सॉल्ट आपका व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। सेम चीज सैंड एंड शुगर, आपने चीनी के साथ नमक डाल दिया तो क्रिस्टल, चीनी के पार्टिकल क्या उससे मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे ना, तो ये कैसा मिक्सर हो गया, हेट्रोजीनियस, जब आपकी डिफरेंट लेयर शो कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया होगा, इससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आपसे एमसीक्यू बेसिस पे इससे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसको कर लीजिएगा नोट, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सर, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का। होमोजीनियस में जैसा कि बताया था कि पूरे में थ्रू आउट हमें एक सेम लेयर दिखे, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं सबसे पहले कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो बताएगा कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इनके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और उनके जो सॉल्यूट का पार्टिकल का डायमीटर होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। अच्छा आप समझते हैं सॉल्यूट क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। तो जब भी हम सॉल्यूशन मिलाते हैं उसमें दो चीजों से मिलके, दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलके बनता है। तो उसमें एक चीज मान लेते हैं, हमने दो चीज का सॉल्यूशन बनाया, एक हमारा सॉल्यूट हो गया, एक हमारा सॉल्वेंट हो गया। जैसे हमने एक नमक और पानी का बनाया, तो जो चीज ज्यादा होती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो चीज कम होती है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। तो जो कम मात्रा में होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट, ठीक है। तो उस सॉल्यूट का पार्टिकल का साइज हमारा 10 की पावर -9 मीटर से कम होना चाहिए, मतलब कि 1 नैनोमीटर, 10 की पावर -9 मीटर को हम क्या बोलते हैं, 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर से अगर कम होगा तो वो हमारा सॉल्यूशंस में आ जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होता है, जब वो घुलता है तो वो इतना छोटा होगा और वो पूरी तरीके से घुल जाएगा, हमें नहीं दिखेगा। तो हमें क्या, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई, हम है ना सिंपली तरीके से नहीं देख सकते, हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख पाएंगे उसको, हम सिंपली अपनी नेक्ड आई से उसको नहीं देख पाएंगे। थर्ड है, अब वो क्या हो गया, पार्टिकल पूरी तरीके से घुल गया है, तो पार्टिकल स्कैटर नहीं करेगा बीम ऑफ लाइट को, मतलब लाइट को फैलाएगा नहीं, लाइट का पाथ चेंज नहीं करेगा, ये समझ लीजिए लाइट को फैलाएगा नहीं, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होगा वो लाइट को फैलाएगा नहीं। अब जो फैलाता नहीं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आपका रूम में पूरे में रूम में अंधेरा है और है ना डस्ट पार्टिकल्स हैं, और एक छोटा सा छेद है जहां से बाहर से रोशनी आ रही है, ठीक है, एक विंडो है उससे रोशनी आ रही है, आपके में डस्ट पार्टिकल है, तो वो डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं, टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, तो वो शो नहीं करता है एक सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल्स नेवर सेटल डाउन, आपने देखा होगा कि जब हम सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स वो पूरी तरीके से घुल गए हैं, अब जो घुलेगा तो वो सेटल डाउन नहीं होगा। तो याद रखना सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो सेटल डाउन नहीं होंगे। और लास्ट पॉइंट, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन, हम इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे शुगर एंड वाटर, चीनी पूरी तरीके से घुल गई है, अब हम जब छानेंगे तो चीनी का पानी भी तो जाएगा उसमें, ठीक है। और एलॉय, एलॉय क्या होता है, एलॉय होता है जब दो या दो से मेटल्स को नॉन मेटल्स या मेटल के साथ मिलाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाता है, तो एलॉय को समझते हैं, करते हैं एलॉयज की। तो एलॉय क्या होता है, एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ
2 और मोर मेटल्स, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को मिला दो, या फिर 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिला दो, तो वो आपका एक एलॉय फॉर्म कर लेता है और उसको हम है ना फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सके। तो एलॉय की डेफिनेशन क्या हो गई? एलॉय आर मिक्सचर्स ऑफ 2 और more metals or non-metals and cannot be separated into their components by physical method। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल आपने सुना होगा स्टील, तो स्टील किससे मिलकर बना होता है? आयरन और कार्बन से। कार्बन हमारा इधर नॉन मेटल है। ठीक है, आपने ब्रास सुना होगा, तो ये जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एलॉय का मेन फंक्शन यही होता है कि कॉमर्शियल यूज में बहुत आता है और इससे हमारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिक आयरन देखा होगा, जो प्रेस होती है उसमें वो भी उसकी लास्ट की जो लेयर होती है, जो सीट होती है जिसे हम प्रेस करते हैं, तो वो भी एलॉय से मिलकर बना होता है। उससे क्या होता है? रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वो ज्यादा हीट करने लगती है, तो हमारे लिए वो यूजफुल होता है। और ऐसे ही जो हमें ना जितने भी बर्तन यूज करते हैं अपनी किचन में, तो वो भी स्टील से बने होते हैं। स्टील से क्यों? अगर हम आयरन से बनाएंगे तो उसमें रस्टिंग होने लग जाएगी, उसमें जंग लगने लग जाएगी। पर जैसे हम उसमें थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? स्टील में चेंज हो जाता है, और जिससे कि उसमें जंग नहीं लगती है। तो एलॉय का आपको फंक्शन समझ में आ गया। तो एलॉय का ये आ जाएगा कि स्टील किस किस से मिलकर बना है, ब्रास किस चीज से मिलकर बना है, और एलॉय होता है क्या। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? नाम से ही मालूम पड़ा है, यहां से एबिलिटी लाना, सॉल्यूशन की एबिलिटी, सॉल्यूशन की क्या है? क्षमता, सॉल्यूशन की मिलने की क्षमता। तो इसमें क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है जो कि बताता है एबिलिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस विच इज सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो पा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूट क्या हो गया? जो कम पार्टिकल होता है, और सॉल्वेंट क्या हो गया? जो ज्यादा मात्रा में पार्टिकल होता है। जैसे मैंने अगर मान लिया पानी और नमक लिया, तो नमक हमारा हो गया सॉल्यूट, ये क्या हो गया हमारा? सॉल्यूट, और ये क्या हो गया हमारा? सॉल्वेंट। ठीक है, तो इन दोनों की मिलने की क्षमता सॉल्युबिलिटी बताता है। क्या हो गया? इट इज द प्रॉपर्टी शोइंग द एबिलिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस विच इज द सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट में मतलब पानी में डिसॉल्व होने के नमक कितना डिसॉल्व हो पाएगा, वो सॉल्युबिलिटी हो गई। ठीक है, अब दो तरीके की सॉल्युबिलिटी को समझते हैं। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। आप बस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझिए, अनसैचुरेटेड अपने आप समझ आ जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जैसे मैंने पानी में नमक मिला रहा हूं मिलाता जा रहा हूं, पर एक टाइम ऐसा आ गया कि नमक नहीं मिल रहा है, एक टाइम ऐसा आ गया नमक नहीं मिल रहा है, फिर मैंने क्या करा? दोबारा टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर नमक मिल रहा है, फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि नहीं मिल रहा है। तो होता क्या है, अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम ना सॉल्यूट को और नहीं मिला सकते, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल और नहीं मिल सकते एट गिवन टेम्परेचर। एट गिवन टेम्परेचर लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया? और सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है, गिवन टेम्परेचर में। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ये बहुत इजी हो गया। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब और नमक मिलाता ही जा रहा हूं, पानी में मिलता जा रहा है और उसकी एक स्टेट नहीं आ रही, सैचुरेशन स्टेट नहीं है, तो सैचुरेशन स्टेट से पहले जो होती है वो अनसैचुरेटेड स्टेट होती है। तो इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, मतलब जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं अगर वो कम है तो वो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। या फिर ऐसा समझ लीजिए, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट पार्टिकल घुल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बहुत इजी है। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। फॉर्मूले पढ़ते हैं जो कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं, जो कि आपके 3 ही दे रखे हैं आपके 9th क्लास में। वैसे काफी सारे होते हैं 11th क्लास में और आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप के फॉर्मूले, पर अभी समझते हैं। पहला है फॉर्मूला मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब ये समझिए कि मास से कंपेयर करा जा रहा है। एक सॉल्वेंट होता है, हमारी दो चीजें होती हैं किसी भी चीज को, अगर एक बाइनरी सॉल्यूशन हो, मतलब कि कोई भी चीज अगर दो चीज से मिलकर बनी हो तो हमारी दो चीजें होंगी, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि कितना सॉल्यूट का मास होगा विद रिस्पेक्ट विद परसेंटेज मास ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा? इनसे मिलके बनेगा, तो कितना मास का परसेंटेज होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। अब यहां पे क्या लिया?
मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि सॉल्यूट का कितना मास होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है। सेम चीज ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बस एक चीज याद रखना इन तीनों फॉर्मूले में, जो चीज पहले आ जाए वो हमारा क्या है सॉल्यूट, और जो बाद में आए वो हमारा पूरा सॉल्यूशन के लिए है। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, देखो मास पहले आ रहा है तो मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100, और वॉल्यूम बाद में आ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। चलो इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो हमें इस न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, एक सॉल्यूशन है जो कि कंटेन करा है 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर में। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो जो आपको न्यूमेरिकल डिजिट दे रखी हो उसके नीचे अंडरलाइन करना है। जैसे इसमें क्या दे रखा है, 40 ग्राम दे रखा है और 320 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और जो चीज पूछा है उस पर भी अंडरलाइन कर लेना है। कंसंट्रेशन, ये तीन चीजें हमें इसमें करना है। अब दोबारा से क्वेश्चन को समझते हैं। एक सॉल्यूशन है जो कि कंटेन करा है 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो ठीक है, जो चीज कम होती है ना वो सॉल्यूट होता है, मैंने आपको बताया था। तो और जो चीज ज्यादा होती है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और एक चीज और याद रखना, यहाँ पे हमें ग्राम में दे रखा है, तो ये क्या है, मास है, वॉल्यूम नहीं है। क्या है ये, मास है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट, और जो कि हमारा कितना है, जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 40 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, हाँ मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना है, 320 ग्राम। वेरी गुड। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हो गया 0, 4 + 2 6 और 3, इतना। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन का फॉर्मूला था परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। बताइए क्या फॉर्मूला था, अभी लिखवाया है। तो क्या था ये, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये था। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में क्या वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं, यहां पे पुट करते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हमारा 40, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 360, ठीक है, इनटू 100। फिर इसको डिवाइड कर देंगे, ये 0 से 0 गया, ये 4 के टेबल से 10 टाइम्स गया, ये 4 के टेबल से 9 टाइम्स गया। तो हमारा कितना आ गया, 100/9 आ गया, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 11.1% आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो याद रखना, न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं। न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी क्या चीज गिवन है, तो उसके लिए अंडरलाइन कर लेना है। और एक चीज और ध्यान रखना है, जो चीज पूछी जाए उस पर क्वेश्चन मार्क कर लेना है। तो हमसे ये पूछा गया है तो हमने उसको निकाल दिया है। तो पहली चीज है आपको क्लियर होना चाहिए क्या क्या दे रखा है, और दूसरी चीज आपको फॉर्मूला भी क्लियर होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो ये आप नहीं कर पाते। ठीक है, 3 ही फॉर्मूले हैं, अच्छे से याद कर लेना उसे। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। अब बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होता है, इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सॉइल और वाटर को मिला दो ना, वो आपका सस्पेंशन हो गया। तो हम है ना कुछ चीजें देखते हैं कि सॉइल और वाटर को मिलाया, कुछ समय बाद है ना जो सॉइल के पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाएंगे, या फिर हम है ना जो सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल हो गया ना सॉइल के, कि सॉइल हमारी कम है यहाँ पे, तो सॉइल हमें दिख रही है, हम नेक्ड आई से उसको देख सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल सेटल डाउन हो रहे हैं। ठीक है, तो जब अब उसके अंदर पार्टिकल, अगर मैं लाइट उसमें दूंगा तो लाइट है ना स्कैटर्ड होगी, लाइट फैलेगी, टकराएगी उन पार्टिकल से तो लाइट फैलेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें सस्पेंशन में होता है। अब सस्पेंशन को समझते होता क्या है डेफिनेशन बेसिस पे। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रोजीनियस का मतलब मैंने बताया था डिफरेंट, तो एक क्या डिफरेंट मिक्सर है, डिफरेंट लेयर होती है इसमें, इन विच अ सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व। और जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है वो क्या घुलता नहीं है, जैसे सॉइल और वाटर में बताया मैंने, घुलता नहीं है।
आपने देखोगे सॉइल और वाटर में कुछ समय बाद सॉइल नीचे आ जाती है। एंड डिजोल्व, हाँ, डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। फिर क्या, वो सस्पेंड हो जाता है मीडियम में। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट। पहली प्रॉपर्टी ये हेट्रोजीनियस मिक्सर है। कैसा मिक्सर है? हेट्रोजीनियस मिक्सर है। दूसरी चीज क्या, ये नेक्ड आइस, हम इसको देख सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि वो सॉइल हमें दिखती है। तीसरी चीज है स्कैटर्ड करता है बीम ऑफ लाइट को। लाइट को क्या करता है? स्कैटर्ड कर रहा है, फैला रहा है। चौथा है हम इसको सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। हम अगर छन्नी लेंगे या फिल्टर पेपर लेंगे तो सॉइल ऊपर रहेगा, पानी नीचे आ जाएगा। सॉल्यूट पार्टिकल, फिफ्थ पॉइंट है इसमें, सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंडेड लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ये बहुत इजी पॉइंट है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने घोल के रख दिया पानी और मिट्टी को और कुछ देर के लिए रख दिया, तो कुछ देर बाद देखना कि वो अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है? सेम चीज बोल रहा है कि सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन। सेटल डाउन मतलब वो मिट्टी नीचे आ चुकी है व्हेन अ सस्पेंशन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, और जब हमने सस्पेंशन को छोड़ दिया है। तो बस यही था सस्पेंशन में। ठीक है, तो हम इसको इंपॉर्टेंट है नेक्ड आई से देख सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सर है, स्कैटर्ड करता है बीम ऑफ लाइट को, फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं, और इस अगर हमने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो ये सेटल डाउन हो जाता है। नोट कर लीजिए इसको। बात करते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन की। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर ऑयल में, पानी में अगर ऑयल की 2 बूंदे आ जाए, मान लेते हैं, तो ऑयल की बूंदे ऊपर तैरने लगती हैं। तो बस यही है और कुछ नहीं है कॉलोइडल सॉल्यूशन। आपने क्या करा, पानी में ऑयल मिला दिया। ठीक है, तो क्या है, अ कॉलोइडल सॉल्यूशन इज अ मिक्सर इन विच अ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस होता है रेगुलरली सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड, मतलब क्या, फ्लूइड में रहेगा, तैरेगा, नीचे सेटल डाउन नहीं होगा। जो सस्पेंड होगा वो क्या करेगा, तैरेगा, जो सब्सटेंस होगा, जो सॉल्यूट का पार्टिकल्स होगा। ठीक है, तो ये क्या, इसकी वजह से ये है ना होमोजीनियस दिखते हैं, पर ये दिखते हैं होमोजीनियस पर होते हेट्रोजीनियस मिक्सर है। तो ये कैसे मिक्सर होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सर होते हैं। सेकंड क्या है, अगर हेट्रोजीनियस है तो ये स्कैटर्ड कर लेते हैं बीम ऑफ लाइट। ये क्या कर लेते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड कर लेते हैं, पर दिखते होमोजीनियस है। क्यों दिखते हैं? क्योंकि इनके जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, जैसे मिल्क एंड वाटर समझ लीजिए। ठीक है, अब कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हम इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, तो हमारा इसके और मेथड्स होते हैं सेपरेट करने का, जो कि है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन है जो कि हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। बस ये याद रखना अभी के लिए कि इसको फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन द लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अच्छा, इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, जैसे आपने सस्पेंशन में देखा था कि सेटल डाउन हो जाते हैं, पर इसमें सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। तो अब इस कॉलोइडल सॉल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है। 2 चीज से मिलकर बन रहा है। एक क्या है, डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपका ऑयल एंड वाटर से मिलकर बना है, किससे? ऑयल एंड वाटर से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये ऑयल क्या हो गया, ऑयल हमारा अगर कम है तो जो चीज कम है वो डिस्पर्स्ड फेस हो गई, और जो चीज ज्यादा है वो डिस्पर्स्ड मीडियम हो गया। ठीक है, अब आपके सामने एक इमेज आ रही होगी जिसमें लिखा होगा डिस्पर्स्ड फेस एक तरफ, दूसरी तरफ डिस्पर्स्ड मीडियम, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और इसके एग्जांपल। यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस होते हैं। तो मान लेते इमल्जन क्या होता है, जब लिक्विड से लिक्विड मिले, तो जैसे मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया, या ऑयल एंड वाटर हो गया। ठीक है, और सॉलिड एंड सॉलिड, सॉलिड सोल कहलाता है, जैसे मिल्की ग्लास हो गया या कलर्ड जेमस्टोन हो गया। ठीक है, फोम क्या होता है, जब सॉलिड में गैस मिल जाए। आपने देखा जो आपके घर पे फोम होंगी उसमें क्या, सॉलिड के अंदर गैस मिल जाएंगी। ठीक है, और लिक्विड में लिक्विड मिल जाएगा तो इमल्जन कहलाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, पूरी टेबल नोट डाउन कर लेना अपने उसमें कॉपी में, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी क्वेश्चन हो उसमें आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी क्वायरीज हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं, सारी प्रॉब्लम आपके हल होंगी यहाँ पे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइएगा। अब सब्सक्राइब होंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरे और मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।